स्वागत है आप सबका एमसीक्यू क्लासेस पर। इस क्लास में हम लोकसभा राज्यसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी पुस्तकों से बन सकते हैं उनका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया है, तीनों कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखते हैं कि राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहला कथन क्या है? पूरी तरह से सत्य है। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। दूसरा कथन देख लिया जाए। प्रारंभ में इसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। यह भी कथन क्या है? बिल्कुल भी सही है। जब राज्यसभा का गठन हुआ था उस वक्त इसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था तथा 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। तो दूसरा कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा कथन देखा जाए कि 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। यह भी कथन बिल्कुल भी सही है। राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब रखा गया? 23 अगस्त 1954 को। इससे पहले इसका नाम क्या था? राज्य परिषद नाम था। तो तीसरा कथन भी सही है। तो इस वजह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। राज्यसभा से संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट देख लिया जाए। जैसे राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 है। राज्यसभा से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया जाए। जैसे प्रश्न पूछ दे कि राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सीट संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 जो है राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य होंगे तथा 12 जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति द्वारा क्या होंगे? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 245 सीटें हैं, जिसमें टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित सदस्य कितने आते हैं? तो 233 सदस्य निर्वाचित आते हैं तथा 12 सदस्य का राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनयन करते हैं। यह जो 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है वह किस आधार पर किया जाता है? जैसे साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं उनका मनोनयन क्या करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन कौन विषय से? जैसे साहित्य हुआ, कला हुआ, विज्ञान हुआ या फिर समाज सेवा हुआ। इससे संबंधित व्यक्ति का मनोनयन क्या करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न राज्यसभा से संबंधित यह भी पूछ सकता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसे ले लिया जाए, उसके बाद प्रश्न हल करने में काफ़ी आसानी होगा। जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति क्या करेगा? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को ही देते हैं। प्रश्न कार्यकाल से भी संबंधित पूछ सकता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आए उसके हिसाब से कार्यकाल इनका समाप्त हो जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित यह महत्वपूर्ण याद करने वाला चीज़ है कि जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, अपना पद छोड़ने के बाद जो सीएजी हैं, अपना पद छोड़ने के बाद भारत या किसी अन्य राज्य के अधीन कोई अन्य
पद धारण नहीं कर सकते हैं, कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, वह पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित यह भी महत्वपूर्ण एक फैक्ट देख लिया जाए। जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे देता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे देता है? तो वह यदि संघ के मामला में होगा तो संघ के मामला में राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, तथा राज्य के मामला में होगा तो राज्य के मामला में किसे अपना रिपोर्ट सौंपेंगे? तो वह राज्यपाल को अपना रिपोर्ट सौंपेंगे, तथा राष्ट्रपति राज्यपाल उसे दोनों सदन में पेश करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हटाने का प्रक्रिया क्या है देख लिया जाए। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हटाने का प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाने का प्रक्रिया है। तो अब चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ, देख लिया जाए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन बताना है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है, तो यह कथन सही है। तो उत्तर सही अब नहीं होगा, बी ऑप्शन देख लिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान है, यह भी कथन सही है। तीसरा देख लिया जाए, तीसरा कथन क्या कह रहा है कि सेवा निवृत्ति के पश्चात वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण कर सकते हैं, यह कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद से हटने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। तो असत्य कौन सा कथन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी देख लिया जाए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरणों के लेखाओं को भी जांच कर सकते हैं, यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखा जाए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदम सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो एक कथन क्या बिल्कुल भी सही है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदम सभापति तो होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कारण देख लिया जाए, तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। तो यह कारण भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, परंतु कथन का कारण जो है वह सही रूप से व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कथन में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति से संबंधित और कारण क्या दे रहा है? उपसभापति से संबंधित दे रहा है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही होगा, परंतु उल्लेख नहीं कर रहा सही तौर पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सही बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही सत्य है वह देख लिया जाए। ए ऑप्शन कह रहा है कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के। तो यह कथन क्या हुआ? सही नहीं है, गलत है, क्योंकि 22 सदस्य किसमें होते हैं? लोकलेखा जो समिति होता है उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो सही उत्तर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखा जाए, इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, यह भी कथन गलत हो जाएगा। जो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल है वह 3 साल का होता है। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति से संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट देख लिया जाए। जैसे प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। किसके सिफारिश पर हुआ था? तो जॉन मथाई के सिफारिश पर हुआ था। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। किसके सिफारिश पर हुआ था? जॉन मथाई के सिफारिश पर हुआ था। पहले इसमें जब जॉन मथाई की सिफारिश पर गठन जब हुआ 1950 में, तो उस वक्त सदस्य कितने रहते थे प्राक्कलन समिति में? 20 ही सदस्य होते थे, तथा 1956 से सदस्यों की संख्या कितना कर दिया गया? 30 कर दिया गया। पहले कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे, तथा
1956 से प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 30 सदस्य किया गया। प्राक्कलन समिति से संबंधित और भी एक फैक्ट देख लिया जाए। जैसे प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं, इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में कोई भी सदस्य मंत्री सदस्य या फिर मंत्री परिषद से नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में कोई भी सदस्य मंत्री परिषद से नहीं होते हैं। भविष्य में प्राक्कलन समिति के सदस्य का चुनाव यदि मंत्री के रूप में हो जाता है तो स्वतः प्राक्कलन समिति की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का काम क्या होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का काम होता है कि बजट में प्रस्तावित खर्चों की समीक्षा करना। कार्य क्या होता है? बजट में प्रस्तावित खर्चों की समीक्षा करना। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का काम क्या होता है? बजट में जो प्रस्तावित खर्च होता है उसकी समीक्षा करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि संसद के तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? तो तारांकित प्रश्न क्या होता है वह देख लिया जाए पहले। तो तारांकित जो प्रश्न होता है वह ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। उत्तर तारांकित प्रश्नों के उत्तर क्या दिया जाता है? मौखिक रूप से दिया जाता है तथा तारांकित प्रश्नों के ऊपर एक तारा का अंकन किया जाता है ताकि प्रश्नों का क्या हो? पहचान हो सके। तारांकित प्रश्नों के ऊपर एक तारा अंकित किया जाता है तथा तारांकित प्रश्न के उत्तर के बाद अनुपूरक प्रश्न पूछने का अनुमति होता है। तारांकित प्रश्नों के जब मंत्री उत्तर देते हैं तो उत्तर के पश्चात पूरक प्रश्न पूछने का अनुमति होता है। उत्तर के पश्चात पूरक प्रश्न पूछने का अनुमति होता है। वही जो अतारांकित प्रश्न है तो अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है। तारांकित प्रश्न का जहाँ आएगा तो उत्तर मौखिक रूप से, अतारांकित जहाँ पर आएगा उत्तर लिखित रूप से। परंतु अंतर क्या है तारांकित अतारांकित में कि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर के बाद जो पूरक प्रश्न है पूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं है। चलते हैं उत्तर की तरफ देखते हैं कि तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है। तो इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। कथन गलत हो जाएगा। लिखित रूप से अतारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इनके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तारांकित प्रश्न के बाद अनुपूरक जो होता है प्रश्न पूछने का अनुमति होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। कथन क्या है? बिल्कुल भी सही है। धन विधेयक जो है वह कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता है। बल्कि राज्यसभा जो है अनुच्छेद 109 के अनुसार जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है तथा राज्यसभा उसे मात्र 14 दिन के लिए रोक सकता है। कारण देख लिया जाए तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कारण देख लिया जाए धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अनन्य और अंतिम शक्ति प्राप्त है। कारण भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि लोकसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है तभी तो लोकसभा में जो धन विधेयक है वह केवल प्रस्तुत हो सकता है। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना? 1 साल का होता है तथा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति करते हैं। सामान्यतः अभी प्रावधान है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष दल के सदस्यों को ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। विपक्षी दल के जो सदस्य होते हैं उन्हें ही लोक लेखा समिति का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। लोक लेखा समिति का काम क्या होता है? तो लोक लेखा समिति का काम क्या होता है? संसद द्वारा स्वीकृत कार्य क्या होगा? संसद द्वारा स्वीकृत धन का सरकार द्वारा किए गए व्यय की जांच करता है। संसद द्वारा स्वीकृत धन का सरकार द्वारा किए गए व्यय का जांच करता है। तो लोक लेखा समिति का काम क्या हो जाएगा? संसद द्वारा जो धन स्वीकृत होता है उसे सरकार किस तरह से व्यय कर रही है उसका जांच करना लोक लेखा समिति का मुख्य काम होता है। यहाँ देख लिया जाए 30 सदस्य, तो 30 सदस्य किसमें होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं वह प्राक्कलन समिति में होते हैं। 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो अनुच्छेद 84 क्या कहता है? अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा सदस्य बनने की, अनुच्छेद 84 किस चीज से संबंधित है? तो अनुच्छेद 84 जो है राज्यसभा का जो सदस्य है, सदस्य बनने की योग्यता से संबंधित है कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका क्या क्या योग्यता होगा। तो अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा का सदस्य वही होगा जो पहला नंबर क्या हो? भारत के नागरिक हो। दूसरा नंबर आयु कितना कम से कम हो? आयु उसका 30 वर्ष कम से कम हो। और क्या हो जाएगा? भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ पद पर ना हो, किसी लाभ पद पर नहीं हो। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ पद पर नहीं हो। वहीं जब लोकसभा के संदर्भ में आएगा तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा? लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा? 35 ईयर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा क्या मुख्य बदलाव किया गया है? तो ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन ए कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण को समाप्त किया गया। यह बिल्कुल गलत है। आरक्षण को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि आरक्षण को और 10 वर्षों के लिए क्या किया गया था? बढ़ा दिया गया था। बी ऑप्शन देख लिया जाए कि लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। यह कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन से संबंधित प्रावधान था उसे क्या किया गया? समाप्त किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। ऑप्शन नंबर सी देख लिया जाए क्या कह रहा है कि मतदान की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 21 से 18 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुमित्रा जो महाजन थी वह दूसरी महिला अध्यक्ष थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कि संसद का शून्यकाल भारत में किस वर्ष प्रारंभ
हुआ या अपनाया गया था। तो जो संसद से संबंधित जो शून्यकाल है, शून्यकाल का प्रावधान संविधान के मूल में नहीं था, बल्कि इसे अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1962 में अपनाया गया था। तो शून्यकाल से संबंधित और भी फैक्ट देख लिया जाए कि शून्यकाल किस समय को कहा जाता है। तो जो संसद का सत्र चलता है उसमें प्रश्न काल के बाद जो समय आता है, कब? 12 से 1 बजे तक। प्रश्न काल के बाद जो समय आता है 12 से 1 बजे तक, उसे शून्यकाल कहा जाता है। उसे शून्यकाल कहा जाता है, या वह क्या होता है? शून्यकाल होता है। शून्यकाल का खासियत क्या है देख लिया जाए तो शून्यकाल की विशेषता यह है कि संसद जो सदस्य हैं, शून्यकाल अवधि में जो संसद के सदस्य हैं वह बिना पूर्व सूचना के, जो संसद के सदस्य हैं वह बगैर पूर्व सूचना के संसद में क्या कर सकते हैं? प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्न उठाने के लिए उन्हें पूर्व से सूचना करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकाल में संसद जो सदस्य हैं बगैर पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। शून्यकाल की शुरुआत कब हुई? 1962 में हुई। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कह रहा, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कर्तव्यों का निर्वहन क्या करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। यदि इनका भी पद रिक्त रहे तब, यदि इनका भी पद रिक्त रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कर्तव्य निर्वहन करते हैं। यदि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहे, उस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन क्या करेगा? तो उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 कह रहा कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी स्वीकृति अनिवार्य है? तो संचित निधि से धन निकासी के लिए भारत के संसद जो है, संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। जबकि आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए राष्ट्रपति जो हैं वह बगैर संसद की स्वीकृति के भी आकस्मिक निधि से धन का निकासी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 266 में, जो अनुच्छेद 266 है वह संचित निधि से संबंधित है। संचित निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 266। इसमें क्या प्रावधान है देख लिया जाए। जैसे भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सारा राजस्व, जो भारत सरकार को जितना भी राजस्व प्राप्त होता है वह सारा राजस्व तथा ऋण से प्राप्त होने वाला सारा धन प्लस जो ऋण से प्राप्त धन, वह सारा कहाँ जमा होता है? वह संचित निधि में ही जमा होता है। भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण से प्राप्त होने वाला धन, यह कहाँ जमा होता है? संचित निधि में जमा होता है। तथा संचित निधि से धन निकालने के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या? संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि प्रथम लोकसभा का गठन किस तिथि को हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का गठन से संबंधित, लोकसभा से संबंधित पहले देख लिया जाए कौन सा अनुच्छेद है। तो संसद से संबंधित 79 अनुच्छेद, राज्यसभा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 80 है, तथा लोकसभा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 किस चीज से संबंधित है, लोकसभा से संबंधित है। प्रश्न पूछ दिया है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। जो 1951-52 जो आम चुनाव हुआ था उसके बाद प्रथम लोकसभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को। लेकिन प्रश्न पूछ दे कि लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो लोकसभा की प्रथम बैठक से संबंधित प्रश्न पूछ देता। तो लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो वह 13 मई 1952 को हुई थी। तो लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को हुई। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, लोकसभा का प्रथम गठन। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना निर्धारित है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना निर्धारित है, 550 अधिकतम सदस्य निर्धारित है, तथा वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 543 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। भारतीय संसद का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है। तो 15 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10वां भाग। संसद के जितने भी सदस्य हैं उसके 1/10वां भाग को क्या कहा जाता है, गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। गणपूर्ति तथा कोरम क्या है वह देख लिया जाए। ये जैसे संसद का सत्र चलता है उसमें 1/10वां भाग जिसे गणपूर्ति कहा जाता है, इस 1/10वां भाग भी यदि सदस्य उपस्थित नहीं, या 10वां भाग भी सदस्य उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में जो पीठासीन अधिकारी हैं, मतलब जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष या फिर विधानसभा अध्यक्ष, जो वहाँ के पीठासीन अधिकारी हैं, वह सदन को स्थगित कर सकते हैं या गणपूर्ति होने तक रोक सकते हैं। सदन को क्या कर सकते हैं, अधिकारी सदन को स्थगित कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कि गणपूर्ति तक, यानी 1/10वां भाग होने तक, गणपूर्ति तक सदन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सदन को रोक सकते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा कि कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना भाग होता है, 1/10वां भाग होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अनन्य अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 349 देख लिया जाए क्या है। तो अनुच्छेद 349 कहता है कि राज्यसभा को अधिकार है, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को अधिकार है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 यानी 2/3 समर्थन से जो राज्य सूची में शामिल कोई विषय है, राज्य सूची के कोई विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देंगे उसके बाद संसद को अधिकार हो जाता है कि उस राज्य सूची के विषय पर संसद अपना कानून बना सकता है। तो 249 क्या कहता है कि संसद के जो भी उपस्थित सदस्य हैं तथा मतदान करने वाले सदस्य हैं, उनके 2/3 बहुमत से राज्य सूची के कोई भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। जब राज्य का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाता है उसके पश्चात संसद को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उस राज्य सूची के विषय पर
संसद कानून बना सकता है। तो 312 जो है उसमें क्या उल्लेख है वह भी देख लिया जाए। तो 312 में भी 312 भी वह राज्यसभा के विशिष्ट शक्ति जो है उससे संबंधित ही है। तो 312 में कहा गया है कि राज्यसभा को अधिकार है कि राज्यसभा को क्या है, राज्यसभा को अधिकार है कि उपस्थित तथा मत दान करने वाले 2/3 समर्थन से उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 समर्थन से उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 समर्थन से वह क्या कर सकते हैं, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित विशिष्ट अधिकार किसे है, राज्यसभा को है। किस अनुच्छेद के तहत, 312 के तहत जो राज्यसभा है वह 2/3 जो मतदान करने वाले उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 समर्थन से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं तथा राष्ट्रीय महत्व के राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व के घोषित करने से संबंधित अधिकार जो है वह लोकसभा को प्राप्त नहीं है, केवल राज्यसभा को प्राप्त है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह प्रावधान सर्वप्रथम किस आम चुनाव में लागू हुआ था? तो यह प्रावधान सर्वप्रथम 1989 के जो आम चुनाव था उसमें लागू हुआ था। तो 17 का कौन सा सही हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या किया गया था कि 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1988 था उसमें अनुच्छेद 326 में संशोधन करके अनुच्छेद 326 जो है वो वयस्क मताधिकार से संबंधित है, वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो 326 में संशोधन करके जो मत देने का आयु है 21 वर्ष उसे 18 वर्ष कर दिया गया तथा यह कब प्रथम बार चुनाव में लागू हुआ? 1989 के चुनाव में लागू हुआ। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। तो संसद का कोई सदस्य यदि बिना अनुमति के लगातार कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद का कोई सदस्य यदि 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहे बगैर कोई सूचना के तो उसका पद रिक्त कर दिया जाता है, रिक्त समझा जाता है। 19 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार किस दल से चुना जाता है? तो लोक लेखा समिति का सदस्य परंपरा के अनुसार ऑप्शन नंबर बी विपक्षी दल से चुना जाता है। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता कौन है? वह लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं, नियुक्त करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 जो है वह भारत के आकस्मिक निधि का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो आकस्मिक निधि का गठन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 267 के तहत किया गया था। अगर 266 में वह 266 जो है वह संचित निधि से संबंधित है। आकस्मिक निधि का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 267 के तहत। इसे देख लिया जाए कि आकस्मिक निधि को किसके अधीन रखा गया है। तो आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति के अधीन रखा गया है तथा इसका उपयोग, आकस्मिक निधि का उपयोग राष्ट्रपति किस परिस्थिति में करते हैं? राष्ट्रीय आकस्मिक निधि का उपयोग ऐसी परिस्थिति में किया जाता है जहां तत्काल व्यय की आवश्यकता होती है। जहां तत्काल व्यय की जरूरत होती है वहां किस निधि से उपयोग होता है? आकस्मिक निधि से होता है। और आकस्मिक निधि से धन निकासी के लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना चाहती है तो उसे किस बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से। इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 249 अनुच्छेद है। 249 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से, 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो राज्यसभा है वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का जब वह विषय घोषित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक संसद उस पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, लेम डॉग सत्र किसे कहा जाता है? तो लेम डॉग सत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, जो वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है उसे लेम डॉग सत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखा जाए कि भारत में दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है? तो दल बदल विरोधी कानून है वह 10वीं अनुसूची में उसको रखा गया है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संशोधन? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून को किस अनुसूची में रखा गया था? 10वीं अनुसूची में रखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं आर्टिकल 75(3) के तहत जो मंत्री परिषद होते हैं वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन प्रश्न यदि पूछते कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत यदि कह देगा मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वह हो जाएंगे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखा जाए कि अनुच्छेद 110 के तहत किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किसी धन विधेयक को, कोई धन विधेयक है या नहीं, उसका अंतिम निर्णय क्या करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा को धन विधेयक से संबंधित मात्र इतना ही शक्ति प्राप्त है कि राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि वर्तमान में कुल कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है? यानी विधान परिषद जो है वह विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में मौजूद है? वह 6 राज्यों में मौजूद है। 6 राज्य में कौन कौन से राज्य होंगे? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। इस तरह से 3-3 के पेयर में याद कर लेना आप लोग कि कितने राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना था, कर्नाटक। कितने राज्यों में है? 6 राज्य में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। विधान परिषद के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 169 अनुच्छेद है। विधानसभा के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 169 अनुच्छेद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 288 के तहत वित्त आयोग का गठन क्या करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन क्या करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के थे, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी हो जाएंगे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के था केसी नियोगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन के
जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो संयुक्त बैठक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? संसद के संयुक्त बैठक से संबंधित 108वां जो अनुच्छेद है वह संसद के संयुक्त बैठक से संबंधित है। तथा संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति हैं तथा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तब क्या करेगा? यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो उस स्थिति में जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होंगे वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यदि किसी कारणवश उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहे तो उस स्थिति में लोकसभा के संसद के संयुक्त बैठक का अध्यक्षता क्या करेगा? तो उस स्थिति में राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि संसद में बजट पेश करते समय वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 112 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लिया जाए कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा के सीटों का पुनर्निर्धारण किस वर्ष के जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? तो राज्यसभा तथा लोकसभा का सीट है वह किस वर्ष के जनगणना पर आधारित सीट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971 के जनगणना पर आधारित ही अभी लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। 31 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है देख लिया जाए। तो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नवनिर्वाचित सदस्यों का, जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होगा? नवनिर्वाचित जो सदस्य होंगे उसका शपथ दिलाना। तथा दूसरा काम क्या होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना। तथा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होते ही प्रोटेम स्पीकर का जो दायित्व है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित यह भी आ जाता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है वह किस पद का शपथ लेते हैं? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष वह लोकसभा के सदस्य के रूप में क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आया जाए कि संसद का सदस्य न रहते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि संसद के राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य ना भी रहे उसके बाद भी वह मंत्री बन सकता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 75 के 5 में किया गया है। लेकिन यह भी कहा गया है 75 के 5 में कि उसे 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है उसका काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महान्यायवादी का कानूनी सलाहकार एवं सहायता करना। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से संबंधित उल्लेख है। जो महान्यायवादी होते हैं वह देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं तथा जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वह दूसरे
विधि अधिकारी होते हैं। तथा सॉलिसिटर जनरल का काम क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल का काम होता है कि महान्यायवादी को कानूनी सहायता तथा सलाह देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्टिकल जो अनुच्छेद 85 है, अनुच्छेद 85 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र जो है वह क्या बुलाता है? राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाते हैं। किसके सलाह पर बुलाते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पर संसद सत्र बुलाते हैं। तो राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाता क्या है? राष्ट्रपति। संसद का सत्रवासान क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद सत्र राष्ट्रपति किसके सलाह पर बुलाते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पर बुलाते हैं। 2 संसद सत्र के बीच में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो 6 माह का हो सकता है, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35, लोकसभा के चुनाव में किसी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? तो जमानत राशि जब कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होता है, तो कुल वैध मतों का यदि किसी व्यक्ति को 1/6 भाग भी मत प्राप्त ना हो, तो उस स्थिति में उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में उल्लेख है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो लोकसभा के कार्यकाल को एक समय में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न इससे संबंधित यह भी पूछ सकता है कि आपातकाल समाप्ति के बाद लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल समाप्ति के बाद 6 माह तक ही लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, यह उत्तर नहीं होगा। 42वां संविधान संशोधन में 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, तथा पुनः 44वां संविधान संशोधन में जो लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल है पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। जो 52वां संविधान संशोधन है वह दल बदल से संबंधित है, तथा 61वां संविधान संशोधन जो है वह मतदान की आयु से संबंधित है, जो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38, कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु गठित सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सरकारीय आयोग का गठन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1983 में हुआ था। सरकारीय आयोग का काम क्या था? तो केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा करना सरकारीय आयोग का काम था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वह संसद के केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्री परिषद जो होते हैं वह लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। अविश्वास प्रस्ताव हुआ या फिर विश्वास प्रस्ताव हुआ, यह दोनों प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रश्न पूछ देगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 50 जो सदस्य हैं उनके समर्थन की आवश्यकता होती है। 50 व्यक्ति के समर्थन के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तथा और अविश्वास प्रस्ताव जो है वह पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद को स्वतः समाप्त कर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न संख्या 40 है कि भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो भारत के संविधान में जो मूल संविधान था उसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं था। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जो मूल संविधान था उसमें बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। जो 112 अनुच्छेद है, तो 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसे साधारण भाषा में बजट भी बोला जाता है। और 110 जो अनुच्छेद है वह धन विधेयक से संबंधित है कि धन विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध होने पर क्या प्रावधान है? तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संविधान संशोधन और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, यह कथन गलत हो जाएगा। बी देख लिया जाए, राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है, यह भी कथन गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन के मामले में अंतिम निर्णय नहीं लेते हैं। संविधान ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है, यह कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर्टिकल जो अनुच्छेद 368 है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से क्या कहा गया है? आर्टिकल 368 में कहा गया है कि प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से अलग अलग पास किया जाना आवश्यक है। अलग अलग पास किया जाना आवश्यक है। मतलब संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि 368 कहता है कि प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट संसद के समक्ष के प्रस्तुत करवाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाते हैं। प्रश्न यदि पूछ देगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो रिपोर्ट अपना किसे सौंपते हैं? वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं तथा राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं तथा राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। यदि राज्य के मामला में आएगा कि राज्य के मामले में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेंगे? तो वह अपना रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे तथा राज्यपाल उस रिपोर्ट को जो विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। 43 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। 43 नंबर प्रश्न में कथन कह रहा है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह कथन बिल्कुल भी सही है। कारण देख लिया जाए कि अनुच्छेद 109(1) के तहत राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, परंतु उसे निरस्त या अस्वीकार नहीं कर सकती। इसका कारण भी सही है तथा धन विधेयक के मामले में कारण क्या कह रहा है? सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को असीम शक्ति प्राप्त है तथा राज्यसभा में प्रस्तुत इस वजह से नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा उसे निरस्त या अस्वीकार नहीं सकती है, केवल 14 दिन तक उसे रोक सकती है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44, लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो लोक लेखा समिति का गठन
1921 में किया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो लोक लेखा समिति में सदस्य 22। अध्यक्ष सामान्यतः जो होते हैं वह विपक्षी दल के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का काम क्या होता है यदि पूछ दे तो लोक लेखा समिति का काम क्या होता है? सरकारी व्यय की जांच करना। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति, क्योंकि प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने हैं? 30 हैं। 30 सदस्य जो हैं वह लोकसभा के हैं। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि प्रश्नकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रश्नकाल के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए देखा जाए, यह आमतौर पर संसदीय बैठक की पहली घंटा 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती है। यह कथन सही है कि प्रश्नकाल है वह संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है जिसका समय 11 बजे से 12 बजे तक होता है, तथा 12 बजे के बाद 12 बजे से 1 बजे तक उस काल को शून्यकाल कहा जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन देख लिया जाए कि प्रश्नकाल की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत मानी जाती है। यह भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल की शुरुआत 1892 के अधिनियम के तहत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, इसे संसदीय कार्य का पहला घंटा कहा जाता है। यह भी कथन क्या है? सही है। संसदीय काम का पहला घटन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखा जाए। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि सही नहीं है बताना है। तो भारतीय संसदीय प्रक्रिया की एक नवाचार देन है। यह कथन क्या है? सही है। गलत कथन बताना है तो यह कथन नहीं होगा। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। यह भी कथन सही है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल स्टार्ट होता है। यह भी कथन क्या है? सही है। तो गलत कथन बताना है तो ऑप्शन नंबर डी देखा जाए, शून्यकाल के दौरान प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य है। यह कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब शून्यकाल में प्रश्न पूछने के लिए पूर्व सूचना की कोई अनुमति नहीं होती है। 10 दिन वाला कोनो बाध्यता नहीं है। पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो गलत उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48, संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के संदर्भ में क्या सही है? तो संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कौन सा कथन सही है देख लिया जाए। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पहला नंबर कंडीशन हो जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, तथा अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। 50 सदस्य जब तक राजी नहीं होंगे अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। चलते हैं आगे, ऑप्शन देख लिया जाए। इसे केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल भी गलत है। अविश्वास प्रस्ताव को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखा जाए, इसे केवल लोकसभा में ही उठाया जा सकता है। यह सही है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में ही उठाया जा सकता है 50 सदस्यों की समर्थन से। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, इसे पारित होने के पर केवल संबंधित मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। यह कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर केवल एक मंत्री नहीं पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके लिए न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यह भी कथन गलत हो जाएगा। न्यूनतम 100 नहीं 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 49 नंबर प्रश्न की तरफ देखा जाए कि राजनीतिक दलों को संसद में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल सीटों का न्यूनतम कितना प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य होता है? तो कुल सीटों का 10% न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही उसे मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हो गई? तो महिलाओं की 106वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया? 1/3।
सीट आरक्षित किया गया। तो 243 में से 243 का 1/3 सीट कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 81 सीटें जो हैं वह बिहार के विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित है। 51 नंबर प्रश्न देख लिया जाए। 51 नंबर प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देख लिया जाए, नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। यह कथन सही हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, जिसका काम क्या होता है? नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। दूसरा देख लिया जाए, नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का संचालन कराना। यह भी सही हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का दूसरा काम यह भी है कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का संचालन भी कराए। तीसरा देख लिया जाए, सदन की कार्यवाही को अस्थायी रूप से संचालित करना। यह कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनते ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः क्या होता है? उस वक्त समाप्त हो जाता है, उसका काम समाप्त हो जाता है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल ऑप्शन 1 और 2।